आले 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 माझी सोनूला कैसे हंसते बोबरा देखा स्मिताजी बिल्कुल मेरे संदीप पे गया है ना। आले 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 बबली 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 आले आले मेरा बेटा मेरा बेटा। देखो रश्मि, ये तो सीधा ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। ये ना मेरे तेरे छोटा मोटा ड्राइवर नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये ना पायलट बनेगा। मेरा बेटा आशीष पायलट बनेगा, है ना बेटा? है ना रश्मि, है ना? आशीष? हाँ? नाम भी रख लिया? हाँ। अच्छा है। आशीष बस बस अभी अभी होने वाला है, बस थोड़ा सा और। यस यस हाँ। मुबारक बेटा हो गया। ओले मेरा बच्चा, देखो उठो उठो, देखो कौन कौन आया तुम्हें देखने के लिए। ओ बब्बू, क्या चल रहा है? अरे वाह, फु, फु, अब नजर नहीं लगेगी इसे। हाँ, कितना सुंदर है मेरा पोता। हाँ, अरे हमारा कुल दीपक है ये, इसका नाम दीपक रखेंगे। हाँ, दीपक, हरेश भाई, प्रजापति, बराबर ने? देखो मंजू, ये बिल्कुल मेरी तरह सुंदर है ना? उठो उठो। रहने दो, बच्चे की शक्ल हर रोज बदलती है और फिर लड़के तो माँ पर ही जाते हैं ना। तुम देखना, ये बिल्कुल मुझ पर ही जाएगा। मुंबई की रश्मि तिनायकर ने सन 2000 में बेटे आशीष को जन्म दिया और सूरत की मंजू प्रजापति ने सन 2008 में अपने बेटे दीपक को जन्म दिया। रश्मि और मंजू का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों एक अनजान धागे से बंधी थी। वो धागा जो शायद 3 जिंदगियां तार तार कर सकता था या फिर कई जिंदगियां बना सकता था। 2 अनजान औरतें जिनके ख्वाबों में भी कभी इस बात ने दस्तक नहीं दी होगी कि उनकी जिंदगी के तार इस तरह से उलझ जाएंगे। मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन हाँ इधर आओ, ज्यादा उछल कूद मत करना। ठीक है माँ। आशीष बेटे चल के अंदर ही खेलना, बाहर मत जाना। ठीक है दादी। बोले बोले। आशीष आशीष बोल गया था। आशीष आंटी, आशीष को कुछ हो गया। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से जमीन पे गिर पड़ा। क्या? आशीष आशीष आशीष, अरे आशीष 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 आके खोलो। आशीष 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 आशीष, ए आशीष रो रो के आशीष आशीष उठना रे। आशीष हलो 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 धीरे धीरे बहुत छोटा था, तभी से उससे दौरे पड़ते ऐसे। अभी बढ़ गए हैं क्या? नहीं तो, लेकिन हाँ बेहोश पहली बार हुआ है। वैसे हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं डॉक्टर। कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाद में बता पाएंगे कि बच्चे को आखिर हुआ क्या है। रश्मि तुझे उसे बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुझे अच्छे से पता था ना उसे दौरा कभी भी पड़ सकता है। भाई छोटा बच्चा है वो, उसे चाहे कितना ही रोको उसका खेलने का मन तो करेगा ही ना। पण आता काय झालं बघितलंस ना। डॉक्टर साहब, दौरे की वजह से दिमाग पे असर हुआ है,
लड़का कोमा में चला गया है। मतलब अभी वो एक ऐसी नींद में है जहां ना तो वो कुछ समझ पाएगा और ना ही किसी चीज को रिएक्ट कर पाएगा। डॉक्टर साहब वो ठीक तो होगा ना? कुछ कह नहीं सकते, टाइम लग सकता है, पता नहीं कितना। आशीष भैया, आशीष, दादी आई है, दादी से बात करो बेटा, बात करो ना। भाई वो बात नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा वो। आशीष, हाय, खाना रखा है, खा लीजिएगा। मैं अस्पताल जा रही हूँ। सब मर गए इस घर में, किसी में भी जान नहीं बची है, सब खत्म हो गए तेरी वजह से रश्मि, तेरी वजह से। मेरा पोता तो गया, मेरा बेटा भी रोज रोज मर रहा है। कुछ खास सुधार नहीं है। और कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? जैसा मैंने पहले कहा था, कुछ भी कहना मुश्किल है। क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? सच कहूं तो रश्मि, सच में कुछ पता नहीं है। तुम ऐसा करो, इसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करा लो। डॉक्टर साहब, प्राइवेट? वहां पे उसकी अच्छी देखभाल हो पाएगी। वो बहुत महंगा होगा ना? वो तो होगा। हमारे लिए तो यही बहुत मुश्किल से हो रहा है। मेरे मिस्टर दिन रात टैक्सी चलाते हैं, तब जाके इतना तो कुछ कर पाते हैं। देख बेटा, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुझे दे दूंगी। पता नहीं उससे तेरा काम होगा नहीं होगा। नहीं गई, हम लोग भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं। मैं क्या सोचती हूँ, तू और संदीप एक और बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या बोल रही हो भाई? अरे हम दोनों कौन से परेशानी में हैं और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? बेटा, ऐसे तो तुम दोनों टूट जाओगे, खत्म हो जाओगे रे।
बेटे को जिंदा लाश बना दिया, फिर मेरे बेटे को उठाया। अब इस बूढ़ी आंखों को क्या क्या देखना बाकी है भगवान। सब तेरी वजह से मनूस। मेरे घर पर काला साया पड़ा तेरी वजह से। सब बर्बाद हो गया, बर्बाद। चल निकल जा, निकल जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल नहीं मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, नहीं तो तू मुझे भी खा जाएगी। कहाँ जाऊंगी मैं? भाड़ में जा यहाँ से, जा। तेरे बाबा गुजरे तो तू सिर्फ 7 साल की थी। मैं भी अकेली पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से दिन काटे मैंने। लेकिन बेटा, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है ना, तो चलती ही रहती है। देख, वो दिन गुजर गए ना, हा? ये दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ, मैं समझता हूं रश्मि, लेकिन आशीष के इलाज में पहले ही बहुत कुछ मुफ्त किया जा रहा है। मेरे हाथ में जितना था, जितना मैं कुछ कर सकता था, मैंने किया। लेकिन जो बेसिक है, मिनिमम है, वो खर्चा तो तुम्हें करना होगा। वो मैं माफ नहीं करवा सकता, सॉरी। काम मिलना मुश्किल है, जगह खाली नहीं है रे। अस्मिता, हाँ सर। वो तुम बोल रहे थे ना तुम्हारी बेटी? जी सर। हाँ, खाना तो बना लेती हो। ठीक है, 4 लड़के हैं। हाँ। खाना भिजवाने उन्हें। हाँ। मैंने कहा 1,500 रुपया देंगे बोल रहे थे मुझे, बाकी तुम बात कर लेना। भोपळा असतो आणि एक म्हातारी असते. त्या म्हातारीला मुलीला जायला रश्मि, ये लीजिए। थैंक यू। चलती। हाँ रश्मि, वो ना कल मेरे घर पे पार्टी है, 10-12 लोग आ रहे हैं, खाना बना दोगी? 10-12 लोगों के लिए? रश्मि, तुम इतना अच्छा खाना बना दियो,
कुछ स्पेशल बना दो ना। ठीक है, क्या बनाऊं? रश्मि 3 सैलेड, 1-2 फ्राइड आइटम और हाँ तेल मसाला कम रखना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, और ना रोटी वोटी का झंझट मत करना, वेज बिरयानी बना देना और रायता, ठीक है। अच्छा हाँ, और वो चटनी तुम्हारी वाली भूलना मत, हाँ बहुत अच्छी बनाती हो। ठीक है, सब बना दोगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, सब बन जाएगा। ठीक, चल ओके। अब अरे रश्मि। हाँ दीदी। तुम्हारा बेटा कैसा है अब? वैसा ही है, 2 साल से बिस्तर पर है, दवा दुआ सब कर रही हूँ, लेकिन कब उठेगा, कब बोलेगा, कब चलेगा, कुछ पता नहीं। तुम ठीक से इलाज तो करवा पा रही हो ना उसका? पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, वही तो सब कुछ है मेरा, जी जान से लगी हूँ दीदी। रश्मि मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम अपनी केटरिंग सर्विस को थोड़ा और क्यों नहीं बढ़ाती? मैं क्या कर सकती हूँ? रश्मि देखो, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और मेरे यहाँ की जो केटरिंग सर्विस है ना, उससे लाख गुना बेटर तुम खाना बनाती हो। तुम चाहो तो मैं अपने बॉस से बात कर सकती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। दीदी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रश्मि, हाँ चले? चलो। 150 एम्प्लॉइज हैं, क्या तुम इतने सारे लोगों का खाना बना पाओगी? कर लेगी सचिन। मैं जरा इनके मुंह से सुनो। हाँ तो रश्मि, क्या आप ठीक से डिलीवरी कर पाएंगी? हाँ साहब, कर लूंगी। देख पायल, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी पर कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कैटरर्स को निकालना पड़ेगा, इज्जत की बात है यार। कर लेगी सचिन, पक्का, मैं कह रही हूँ ना। हाँ साहब, पक्का। थैंक्स अ लॉट सचिन, थैंक यू सो मच। चले? धन्यवाद। चल। देख, बदल गए ना तेरे दिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। और ये सब ना आशीष के अच्छे के लिए हो रहा है, समझ ले, दिन बदल गए तेरे। आइए, ये रहा हॉल। आई, अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है। आइए, ये रहा आपका बेडरूम। भाई, सच में अच्छा है। हमारा आशु अच्छा हो जाएगा संदीप। मैं उसे ठीक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जब से तुम गए हो, मैं बस यही करने में लगी हूँ। पहले तुम दोनों मुझे किसी न किसी काम में लगाए रखते थे। आशु ने तो अस्पताल को ही अपना घर बना लिया है। और तुम कितनी दूर चले गए संदीप। बहुत अकेली पड़ गई, बहुत याद आती है तुम्हारी संदीप।
आशु, तुझे कभी ठीक से खेलने नहीं देते थे ना? घर लिया है नया, बहुत बड़ा है। खेलना कूदना, बहुत सारी मस्ती करना, बस जल्दी से ठीक होना। सब राह देख रहा तुम्हारी। तो देसाईंकडचा डबा वाटलाय बरं का, तो द्यावा लागेल त्यांना. एक मिनिट, काय जळलं नाही पाहिजे. हॅलो हॅलो, यही कोई 1 घंटे पहले. नहीं जीना है मुझे आई, मर जाने दे. ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा सोचना भी मत. किसके लिए जीऊं मैं? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा. तू बची है ना. देख बेटा, भगवान सबको किसी न किसी कारण से भेजता है और बुलाता है. तू है, मैं हूं, कोई तो मकसद होगा ना जीने का. क्या मकसद है? कौन सा मकसद? पता नहीं, लेकिन भगवान ने तेरे भाग्य में जरूर कुछ लिखा होगा. कोई नहीं जानता. कुछ नहीं लिखा है मेरे भाग्य में आई, कुछ नहीं लिखा. सब खत्म हो गया. अरे नहीं, सब खत्म हो गया. ए बेटा सुनो, ए राजा, मेरा संदीप सब पेड़ पर लेके दे दो ना. सुनो, सुनिए. नमस्ते, आप ही रश्मि जी है ना? हाँ जी. आप ही आशीष कैटरर्स चलाती है? हाँ. अब मैं आपके आई के चौल में ही रहती हूँ. आप लोग तो अब फ्लैट में चले गए हो. मैं देखती हूँ आप रोज मंदिर आती है, रोज बच्चों को कुछ ना कुछ देती है. बच्चे के लिए कुछ करूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. अच्छा जी. आप वहीं पे रखो, वहीं पे रखो वो. आणि हे अजून जरा घट्ट करा. ताई, 2-3 लोग और रखने पड़ेंगे, काम बहुत बढ़ रहा है ना. हाँ, रख लेंगे. आज मेरे पास सब कुछ है, तो साथ देने के लिए कोई नहीं. बहुत खाली खाली से लगता है. रश्मि, भगवान जरूर कुछ करेगा. देख तेरा खालीपना दूर हो जाएगा.
एक बच्ची दिखती है आते जाते, भीख मांगती है, लेकिन बहुत प्यारी है, अपनी अपनी सी लगती है। मैं सोचती हूँ उसे घर लाऊं, मुझे बच्चा मिल जाएगा और उस बेचारी को घर। ऐसे थोड़ी कोई बच्चा घर लाता है। जो भाई ये कानूनी बच्चा गोद लेना कितनी झंझट की बात है, और मैं अकेली माँ, कौन मुझे बच्चा गोद देगा? ये लो। आप, तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। सीमा, तुम भीख क्यों मांगती हो? बाबा ने बोला है कि पैसा ला। अब इसका बाप शराबी है। आप जानते हो? जी, हमारी चाल का ही तो है, किसी काम दाम का नहीं। इसकी माँ कोई उल्टा सीधा काम करती थी, कोई रोग लग गया, 2 साल पहले मर गई। बाप इस बच्ची से पैसे बनाना चाहता है। बच्ची का कितना रुपया? बोलो, कितना देगी? देखिए, बच्ची खरीदनी नहीं है, गोद लेनी है, उसे अच्छी जिंदगी मिलेगी। खरीदना बोलो, गोद लेना बोलो, जो बोलो, मेरी बेटी तो ले ही जाओगी ना। मुझे क्या मिलेगा? बोलो। रश्मि जी, आप बाहर जाइए, मैं बात करती हूँ इससे। क्या बोला? मान गया। सच? हाँ, पर मैं बोलती हूँ आप कागजात बनवा लो, कानूनन करो सब, वरना कल आके फिर सर पे चढ़ जाएगा। मेरे साथ रहेगी, बेटी की तरह रखूंगी अच्छे से। सीमा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम स्कूल नहीं जाओगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्कूल होता कैसा है? हमारा स्कूल ना बहुत बड़ा है, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, खेलना कूदना, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जाओगी ना स्कूल? हाँ, वेरी गुड बेटी। मेरी बहुत सारी इच्छाएं अधूरे रह गई। मैं जो कुछ भी आशीष के लिए करना चाहती थी, वो अब मैं सब सीमा के लिए करूंगी। कौन जाने, किसी रूप में आशीष ही आपको वापस मिल जाए। जरूर कहीं कोई लड़का होगा जिसे एक घर, माँ बाप की जरूरत होगी, और उसी में आपको आशीष भी मिल जाएगा। मम्मा, ओले मेरा बच्चा, देखो, उठो उठो। अरे वाह,
फु, फु, अब नजर नहीं लगेगी इसे। हाँ, इसका नाम दीपक रखेंगे। हाँ, देखो मंजू, ये बिल्कुल मेरी तरह सुंदर है ना? उठो उठो। रहने दो, बच्चे की शक्ल हर रोज बदलती है। अब फिर लड़के तो माँ पर ही जाते हैं ना, तुम देखना ये बिल्कुल मुझ पर ही जाएगा। सूरत गुजरात की मंजू प्रजापति ने सन 2008 में एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा दीपक। लेकिन दीपक को पैदाइश से ही एक शारीरिक परेशानी थी। एक्सक्यूज मी, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही है। मैं आता हूँ। हरीश भाई, आपके बच्चे को एक प्रॉब्लम है। जी क्या? उसको एक ही किडनी है। क्या? जी हाँ। जी क्या परेशानी रहेगी बच्चे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता की कोई बात नहीं है, बस उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देखिएगा बड़े होके वो ज़्यादा भागा दौड़ी ना करे, उसे थोड़ी देर में थकान हो सकती है। ध्यान रहे उसे ज़्यादा थकान ना हो। जी। क्या हुआ? क्यों बुलाया था डॉक्टर साहिबा ने? अरे बताओ भी, क्या कहा डॉक्टर ने? दीपक, दीपक ये अपनी उछल कूद बंद कर, थक जाएगा। मैं नहीं थकूंगा। मैंने बोला ना चुपचाप बैठ जा, अभी भाभी आएगी फिर तेरे को डांटेगी, है ना? चल बैठ। नहीं, मैं करूंगा। मैंने बोला ना तू थक जाएगा, बैठ जा चुपचाप। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। अरे दीपू, दीपू, हे भगवान, ये लड़का ना, दीपू पूरे पाँव गीले कर लिए। बेटा तू इतनी उछल कूद करेगा ना तो तेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या तकलीफ होगी मामा? बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर कितना बड़ा इंजेक्शन लगाएगा। हाँ, क्यों इंजेक्शन लगेगा? कितने सवाल करता है तू, और तेरे फालतू सवालों के जवाब नहीं। चल अब घर चले, सारे फालतू सवालों के जवाब नहीं मम्मा के पास। चलो दादी, मैं छोटू को बाहर ले जाऊं? नहीं बेटा, अभी रात हो चुकी है, अभी बाहर नहीं जाना है। क्यों? छोटू मेरा छोटा भाई है ना? हाँ बेटा है, लेकिन तुम्हें कुछ भी उठाना मना है। क्यों? तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? ओफो, ये जब भी मुंह खोलता है तो सवाल ही करता रहता है। क्यों? आज इधर आ जा। बहन जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? धन्यवाद। बा अभी 2 घंटे का काम है, बस निपटा के आई। दादी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, बाहर नहीं जाओगी, यहीं रहो। क्यों? बेटा मम्मी ने मना किया है ना, इसलिए। क्यों क्यों क्यों? तुम्हारी इस क्यों क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। अरे ए दीपक, 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 दीपू, ये लड़का सुनता ही नहीं है, खुद भी परेशान होता है और हमें भी परेशान करता है। दीपक,
दीपक! दीपक! आपने एक बच्चे को देखा? दीपक! बेटा, तुमने दीपक को देखा क्या? दीपक! दीपक! बेटा, तू दीपक को देखा क्या? मुझसे पानी मांगा था उसने। कौन थी वो? पता नहीं, पहले तो कभी देखा नहीं उसे, लेकिन वो जिस तरह से इधर उधर घूम रही थी ना, मुझे थोड़ा शक भी हुआ। हाँ, बच्चे को घूर घूर के देख रही थी। मैंने सोचा पूछूं कि शू काम छे तने, फिर लगा जाने दो, आई होगी किसी को मिलने के लिए। दीपक! कहाँ चला गया? दीपक! किसी को नहीं लगा कि कोई पूछे कि वो अनजान औरत चाली में क्यों भटक रही थी। हमको क्या पता कि वो औरत ऐसा कुछ करेगी। मेरा बच्चा दीपक। साहब, हमारे बच्चे को बहुत तकलीफ है साहब। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, बस अभी तलाशी शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो रिक्शा स्टैंड में खबर पहुंचा दो। हमें इस लड़के की तलाशी हर जगह करनी होगी। ओके सर। गोविंद, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और जो औरत का हुलिया लोग बता रहे हैं उसका स्केच बनवाओ। हद है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती थी तुम? वो लड़का मेरी बात मान ही नहीं रहा था। कितना समझाया, दरवाजे तक गई थी, पर वो भाग गया। बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। अब से मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी घर पे है। बेटा, अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? देखो, तुम्हारी मम्मी है ना, बहुत दूर जा चुकी है। तुम्हारा यही घर है, देखो कितना बड़ा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। दीदी है, हम तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। हाँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, मुझे मम्मी के पास ही जाना है। बेटा, अब मैं तुम्हें अश्विन कह के बुलाऊं? क्यों? मेरा नाम दीपू है ना। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। सूरत, गुजरात से अगवा हुआ ये बच्चा दीपक मुंबई में क्यों था और ये कैसे मुंबई पहुंचा? सूरत की चाल में भटकती वो रहस्यमय औरत कौन थी? क्या इस सब का आपस में कोई नाता था या फिर ये महज एक सामान्य अपहरण का मामला था? क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।